देखिए, जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, तो वो जो लाल बत्ती है, हरी हो जाती है। कहने का मतलब है, आप अगर धैर्य रखेंगे, प्रयास करेंगे, तो समय ज़रूर बदलेगा और सही वक़्त का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। देखिए, आज है 13 जुलाई और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और साथ में अगर आप अर्धवार्षिकांक 2022 का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और वार्षिकांक की भी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो के। तो आप इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न हमारा है कि विश्व मलाला दिवस जो है, ये कब मनाया जाता है? देखिए, जो आपका विश्व मलाला दिवस है, ये 12 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। देखिए, मलाला एक लेडी का नाम है, जो कि पाकिस्तान की एक समाज सेविका है, जो कि महिलाओं के खिलाफ और बच्चों के अधिकारों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाती हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस है, ये हर साल 12 जुलाई को युवा कार्यकर्ता और जो पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई हैं, इनके जन्मदिन के अवसर पर 12 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। देखिए, मलाला यूसुफजई जो है, इनका जन्म 1997 में पाकिस्तान के मिंगोरा में हुआ था और इन्होंने 2008 में महिलाओं की शिक्षा की वकालत करना शुरू किया था। 2012 में फिर क्या हुआ, तालिबान ने इन पर हमला कर दिया था। देखिए, तालिबान ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान में महिलाएं स्कूल नहीं जाएंगी, तो इसीलिए जो है इसका विरोध इन्होंने किया और तालिबानियों ने 2012 में इन पर जो है अटैक कर दिया। अगला है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस का निधन हो गया? तो देखिए, जो आपके जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस हैं, ये अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, जो आपके जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस हैं, इन्होंने अपने देश पर 38 वर्षों तक जो है शासन किया राष्ट्रपति के रूप में और इन्होंने 1979 में एगोस्टिन्हो नेटो की मृत्यु से अंगोला के पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त करने के 4 साल बाद 2017 तक जो है, जब इन्होंने स्वेच्छा से राष्ट्रपति के रूप में पद त्याग किया, तब तक जो है राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो 38 साल तक लगातार राष्ट्रपति रहे थे अंगोला के कौन? जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस। और देखिए, अंगोला की बात करें तो इसकी राजधानी है लुआंडा और अंगोला देश की मुद्रा है क्वाजा। इसे याद रखिएगा इसको। और अगला प्रश्न है कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का ताज किसने जीता? तो देखिए, इस साल जो है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का ताज जीता है भारत की पल्लवी सिंह ने। और भारत की जो पल्लवी सिंह है, ये कानपुर की रहने वाली है। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसको उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं। देखिए, जो भारत की पल्लवी सिंह हैं, इन्होंने दक्षिण कोरिया के योसू शहर में आयोजित फाइनल में बयाली में ये मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का ताज जीता है और ये कानपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया है, जिसमें 110 देशों की सुंदरियों ने भाग लिया था। देखिए, जो भारत की पल्लवी सिंह है, ये मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में जो है एशिया की प्रतियोगी थी, यानी कि पूरे एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व किया था किसने? जो आपकी पल्लवी सिंह है, ठीक है। और देखिए, गौरतलब है कि इससे पहले पल्लवी सिंह ने 2020 में जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया का खिताब अपने नाम किया था और इसके बाद फिर अक्टूबर 2021 में दिल्ली में आयोजित एशिया स्तरीय प्रतियोगिता में मिसेज इंडो एशिया यूनिवर्स का पुरस्कार जीता था और उसको जीतने के बाद फिर इस साल जो 2022 में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का ताज इन्होंने जीता है भारत की पल्लवी सिंह ने। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सारे फैक्ट मैंने बता दिए। अगला कि भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर अपॉइंट किया गया है? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से नोट कर सकते हैं। देखिए, अभी हाल ही में मोहन सुब्रमण्यम को जो है दक्षिणी सूडान में यूनाइटेड नेशंस के मिशन यानी कि यूएन मिशन में जो है ये नया सैन्य कमांडर अपॉइंट किया गया है। देखिए, इससे पहले जो आपके मोहन सुब्रमण्यम है, इन्होंने मध्य भारत में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजन के रूप में जो है काम किया था। और आपको बता दूं, भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक है। तो भारत के बहुत सारे सोल्जर्स जो है ये बहुत सारे देशों में तैनात हैं शांति यानी कि पीस स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर किसको बनाया गया है? मोहन सुब्रमण्यम को। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो देखिए, जो आपका ये मिशन कुशल कर्मी योजना है, इसको भी हाल ही में दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है।
दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, हाल ही में इन्होंने इस मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया। देखिए जो आपका ये मिशन कुशल कर्मी योजना है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के सहयोग से जो है शुरू किया गया है। और देखिए जो यह आपका ये कार्यक्रम होगा मिशन कुशल कर्मी योजना, तो इस कार्यक्रम के तहत जो लेबर यानी कि श्रमिक होंगे, इनको 15 दिन का एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और इनको स्किल प्रदान की जाएगी। जैसे बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे उसमें जो सरिया वगैरह का काम होता है, तो उसमें कैसे उस सरिया को फोल्ड करेंगे, कैसे रिंग बनाएंगे, मतलब जितनी भी टेक्निकल वर्क है, जितने प्लम्बिंग वाले वर्क हो गए, तो इन सभी चीज़ों में जो उनको ट्रेन किया जाएगा 15 दिनों का ट्रेनिंग देकर इस मिशन कुशल कर्मी योजना के अंतर्गत। आपको आज बताना है दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। और देखिए आप सभी की डिमांड पर मैंने अर्धवार्षिकांक का पीडीएफ तैयार कर दिया है, जिसमें जनवरी से लगाए जून तक के टोटल 1800 करेंट अफेयर आपको मिलेंगे। तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं और पूरे 6 महीने के पीडीएफ को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं केवल 55 रुपये में। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें देखिए पूरे डिटेल में सारे करेंट अफेयर को मैंने जो है इसमें कलेक्ट किया है, यानी कि आपका एक भी पॉइंट कोई भी छूटने वाला नहीं है। और 6 महीने का रिवीजन मतलब हो गया कि देखिए किसी भी परीक्षा में आजकल पिछले 6 महीनों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में जितने भी करंट अफेयर थे सब डिटेल में मैंने बताया इस वीडियो में पीडीएफ में। तो इसको परचेज जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। और छठा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो देखिए भारत जो है 2023 में चीन की आबादी को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। देखिए 2050 तक भारत की आबादी बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1.668 अरब, जबकि चीनियों की जो संख्या है ये घटकर 1.317 अरब हो जाएगी। ऐसा संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े में बताया गया है। और संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि विश्व की जो जनसंख्या है ये 15 नवंबर 2022 को 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। यानी कि पूरी दुनिया में जो टोटल पॉपुलेशन है ये कितनी हो जाएगी, 8 अरब तक हो जाएगी। कब, 15 नवंबर 2022 तक। और देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया कि कई विकासशील देशों में जन्म दर में कमी आई है, यानी कि कई सारे विकासशील देशों ने जो है अपने देश में जनसंख्या नियंत्रण किया है, मतलब जनसंख्या जो बढ़ रही थी उस पर कंट्रोल किया है। ठीक है, यानी कि जन्म दर कम होगी, बच्चे कम पैदा होंगे तो संख्या भी कम रहेगी। और देखिए आने वाले दशकों में दुनिया की आबादी में आधे से अधिक वृद्धि जो है ये 8 देशों में होगी, जैसे कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, यानी कि कांगो रिपब्लिक हो गया, मिस्र हो गया, इथियोपिया हो गया और भारत हो गया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया। ये सभी देश बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। तो हमारी जनसंख्या जो है ये आने वाले दशकों में, यानी कि देखिए दशक का मतलब हो गया 10 साल का ड्यूरेशन। ठीक है, तो आने वाले दशक में जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया, ठीक है, तो ये पूरी दुनिया की आधे से अधिक जो है वृद्धि कर देंगे। और अगला प्रश्न है कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन जो है ये किस देश में किया गया। तो देखिए विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन अभी में चीन में किया गया था। और देखिए जो आपका ये आयोजन है विश्व शांति मंच 2022 का, ठीक है, यानी कि फोरम 2022 का, तो इसका इस साल 10वां संस्करण आयोजित किया गया था, जो कि चीन के बीजिंग में सिंघुआ विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया था। और देखिए जो आपका विश्व शांति फोरम है इसके एक भाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग अवसर और चुनौतियों के विषय पर जो है पैनल ने इसमें चर्चा की। और चीन में जो है भारत के जो राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत, ठीक है, वर्तमान में भारत के चीन में राजदूत कौन है, देखिए भारत के राजदूत हैं चीन में प्रदीप कुमार रावत। इन्होंने इस पैनल में जो है चर्चा की और इस अवसर पर इन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्रिक्स देश एक साथ मिलकर दुनिया के लिए बहुत योगदान दे सकते हैं। देखिए ब्रिक्स BRICS, ठीक है, ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है, याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में किस IIT संस्था के शोधकर्ताओं के द्वारा पीबोट नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में IIT मद्रास जो है इसके द्वारा पीबोट नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है। देखिए पीबोट को उन जीनों की भविष्यवाणी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण जो है
व्यक्तिगत कैंसर के उपचार के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेगा। तो याद रखिएगा, पिवोट नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, जो कि कैंसर पैदा करने वाला जीन है उसके बारे में ये एक तरीके से भविष्यवाणी कर देगा। देखिए, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कौन सा है, ये साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये कंपटीशन में बहुत पूछा गया है। देखिए, हमारे शरीर में क्या होता है, एक जीन होता है ओंकोजीन, ठीक है। तो ओंकोजीन ये रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर के लिए। देखिए, हमारे शरीर में ओंकोजीन तो है, लेकिन ये एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है। तो जब यूवी रेज पड़ता है, अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं डायरेक्ट स्किन पे, या फिर कोई भी अन्य फैक्टर होता है, तो ये क्या करता है, ओंकोजीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाती है और लोगों को कैंसर हो जाता है, ठीक है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी। तो देखिए, जो भारत की एक अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, ठीक है। ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। देखिए, गीता गोपीनाथ ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार है, इस पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला है, लेकिन ये दूसरी भारतीय हैं, क्योंकि अब तक दो लोगों को अर्थशास्त्री बनाया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। तो पहले आपके थे रघुराम जी राजन, उनकी तस्वीर लगी थी उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद। मतलब जो भी अर्थशास्त्री अपॉइंट होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसको सम्मान देने के लिए उसी क्रम में उसकी फ़ोटो लग जाती है वहाँ पे। तो देखिए, जो आपका ये सम्मान है, यानी कि दीवार पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर ये सम्मान प्राप्त करने वाले रघुराम जी राजन ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जो कि 2003 से 2006 के बीच में आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। देखिए, जो आपकी गीता गोपीनाथ हैं, इनको अक्टूबर 2018 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था, और बाद में इन्हें पिछले साल दिसंबर में आईएमएफ के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। तो इस सारी चीज़ के बारे में याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने के कारण कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। तो देखिए, आरबीआई ने हाल ही में 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें से पहला बैंक है द नासिक मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक, इस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और इसके बाद है फिर मुंबई में स्थित महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इस पर 37.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और फिर आपका है बिहार का नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में इसका है, और इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि नेशनल फिश फार्मर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अगला कि हाल ही में किस व्यक्ति का निधन हो गया जिन्हें भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता था, बताइए। और तीसरा कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए, बताइए। चौथा कि विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए, प्रश्न का पहला प्रश्न था कि हाल ही में खबरों में रहा मिशन वात्सल्य किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजना है। तो देखिए, मिशन वात्सल्य को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लागू किया था। और दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिली है। तो देखिए, ये मंजूरी छत्तीसगढ़ को मिली है। और तीसरा था कि हाल ही में इस स्थान पर बॉर्न ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो देखिए, बॉर्न ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन जर्मनी में किया गया था। चौथा था कि 1 जुलाई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब डॉलर की गिरावट के साथ कितना हो गया। तो देखिए, ये हो गया था 588.31 अरब डॉलर। और देखिए, पांचवा था कि हाल ही में किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल लॉन्च की है। तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल को गूगल ने लॉन्च किया है।